नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं विभिन्न राज्यों की खबरों से, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हेडलाइंस। झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 5 बजे तक लगभग 65% रहा मत प्रतिशत। 2019 विधानसभा चुनाव से ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों ने किया मताधिकार का उपयोग। पीएम मोदी ने झारखंड के गोड्डा और सारठ में की जनसभा। कहा, जेएमएम कांग्रेस सरकार को हटाना ही मकसद नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देना जरूरी। भाजपा ने चुनाव आयोग से की कांग्रेस पर कार्रवाई करने की मांग। कहा, झारखंड में साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी कर संविधान से किया खिलवाड़। पीएम मोदी ने बिहार को दूसरे एम्स के साथ 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। कहा, दरभंगा एम्स में विदेशों से इलाज कराने आएंगे मरीज। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन। एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी। कहा, अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी होंगे दंडित। और आइए सबसे पहले आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं। पहले चरण के मतदान की बात करते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चरण में 74 महिला समेत कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत वोटिंग के साथ ईवीएम में कैद हो गई। शाम 5 बजे तक करीब 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। जोश खरोश के साथ हर उम्र के लोग लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए अपने घरों से निकले। पीएम मोदी ने भी पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखी और समाज के हर वर्ग ने इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। फर्स्ट टाइम वोटर भी काफी उत्साहित दिखे। इम्प्रूवमेंट हो ताकि अभी जो है उससे और बेहतर के लिए। हमने बहुत बार वोट किया है, लेकिन हर बार एक नई जोश, और हर बार एक नया बेहतर राज्य, बेहतर देश बनने का उम्मीद। तो हम लोग वोट देते हैं ये सोच के कि हमारा देश और तरक्की करे, तरक्की करते रहे और हम लोग अपना उसमें सहयोग देते रहे। आम के साथ खास लोग भी लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य सरकार के कई मंत्री और प्रत्याशियों ने अपने संबंधित बूथों पर पहुंचकर मतदान किया। इतना ही नहीं, नक्सलियों के कभी गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर जैसे इलाकों में भी वोटरों ने भयमुक्त माहौल में उत्साह पूर्वक मतदान किया। हम लोग का भी फर्ज बनता है ना, सरकार के चुनने का अधिकार है कि वो हम लोग का आर्थिक सुविधा को और अच्छा से बेहतरीन और बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब चीज़ में ध्यान दे। मेन मुद्दा है रोजगार का। रोजगार करके भी यहाँ शोषण है, पेमेंट कम मिलता है आदमी को। परिवर्तन चाहिए। सुरक्षा के लिए जो महिला लोग, अभी देश में कितना कुछ हो रहा है, वही सुरक्षा के लिए हम लोग विधायक बनाना चाहते हैं। आयोग ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में कई मॉडल बूथ भी बनाए। कई मतदान केंद्रों का संचालन महिलाओं और दिव्यांग जनों के जिम्मे रहा। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर भी आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। मतदाताओं के उत्साह ने चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे झारखंड क्षेत्र में मुद्दा ही मुद्दा है। बांग्लादेशी घुसपैठी पूरा झारखंड के बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ आदिवासी का जनसंख्या घटना, दूसरा भ्रष्टाचार, बालू से लेकर हर चीज़ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ समय में उनके साथ रहकर, उनके सुख दुख में साथ देकर उनके लिए जितना काम किया है, उससे मैंने विश्वास हासिल किया है जनता से, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है।
इस चरण में 74 महिला समेत कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत वोटिंग के साथ ईवीएम में कैद हो गई। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री रामेश्वर उरांव, रांची विधायक सीपी सिंह और जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 43 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17, भाजपा को 13, कांग्रेस को 8, राजद, जेवीएम, एनसीपी को 1-1, जबकि निर्दलीय के हिस्से 2 सीटें आई थीं। यह कहानी थी साल 2019 की, लेकिन यह वर्ष 2024 है। समीकरण बदल चुके हैं, समय बदल चुका है और मुद्दे भी बदल चुके हैं। जनता के जनादेश के खुलासे के लिए 23 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, जब मतगणना होगी। लेकिन आज दिन भर झारखंड वासियों ने जमकर मतदान किया, जिससे रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और झारखंड के बाद अब आपको लिए चलते हैं बिहार की ओर। यहाँ भी 4 सीटों का चक्रव्यूह बना हुआ है। बिहार में आज 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। जिन सीटों के लिए मतदान हुआ उनमें कैमूर की रामगढ़, आरा जिले की तरारी और गया जिले की बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीट शामिल हैं। चारों सीटों पर लगभग 52% मतदान होने की खबर है। बुधवार को बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मतदान के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखा गया और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। वोटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। खास तौर से पहली बार वोट देने वालों से लेकर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजन बड़ी संख्या में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। पहली बार मतदान किया, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड था और मेरा मतदान के लिए यही आधार था। मेरा सरकार से उम्मीद है कि हमारा राज्य भी और भी राज्य की तरह विकास करे और हम जैसे युवाओं को और रोजगार मिले। मतदान वोट देने आई हूँ, मतदान अपना देने आई हूँ और हम लोग का नाम है कि हम लोग का गाँव जो शिक्षित हो और एक समाज अच्छा हो और एक विकास, गाँव का विकास हो। इस बीच इमामगंज विधानसभा सीट से एनडीए की प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वे क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी तरफ इमामगंज से ही उनके सामने खड़े आरजेडी प्रत्याशी रोशन मांझी ने अपनी जीत का दावा किया है। जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त है, एकदम एक तरफा वोट मिल रहा है और मुझे आशा है कि जिस विश्वास के साथ इन लोगों ने मुझे चुनेंगे तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। क्षेत्र में जनता के मेरे प्रति स्नेह और प्यार था और हमको समीकरण के तहत जो महागठबंधन है, समीकरण के तहत जो वोट था सो तो हमको मिल गया मेजर वोट और उसके साथ साथ सभी कास्ट के हमको वोट मिला है। बिहार में जिन 4 सीटों पर बुधवार को उपचुनाव संपन्न हुआ उनमें से 3 पर पहले महागठबंधन का कब्जा था, जबकि केवल 1 सीट इमामगंज की सीट एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी की पार्टी हम के पास थी। बहरहाल चारों विधानसभा क्षेत्र के 12,02,000 से ज्यादा मतदाताओं ने 38 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है। अब 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार के बाद आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। यहाँ पर भी 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। प्रदेश के दोनों सीटों पर करीब 74% मतदान होने की खबर है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में बुधवार को मतदान हुआ। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। चुनाव आयोग की कोशिश थी कि सुगम, सुलभ और सुरक्षित मतदान हो जाए, लिहाजा मतदान केंद्रों पर भी विशेष इंतजाम किए गए थे।
बुधवार को मध्य प्रदेश की 2 सीटें बुधनी और विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में मतदाताओं ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बुधनी विधानसभा सीट पर सुबह से ही मतदान को लेकर सभी वर्गों के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस सीट से कांग्रेस के राजकुमार पटेल का मुकाबला भाजपा के रमाकांत भार्गव से है। इस बीच बुधनी के जैतगांव में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार वोट डाला। इस दौरान वे बुधनी और विजयपुर में भाजपा की जीत के लिए आश्वस्त नजर आए। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने इस सीट से अपनी जीत का दावा किया। विजयपुर में तो विजय भाजपा की होगी, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। प्रसन्नता है कि रमाकांत भार्गव जी को आज मैंने वोट किया है और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता का रुख देखकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि जनता बदलाव के लिए वोट दे रही है और इस चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का जो एक बहुत बड़ा संघर्ष था वो पूरा होगा। दूसरी तरफ श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। विजयपुर में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। मतदाता सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। चुनाव आयोग ने विजयपुर में कई आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए थे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए सहायक भी मतदान केंद्र पर मौजूद थे। इस बार रामनिवास रावत भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और उनकी टक्कर कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। वहीं रामनिवास रावत जीत का दम भरते नजर आए। बीजेपी ने मुझे मंत्री बनाया है अपने मंत्रिमंडल में। मैं बीजेपी के नेताओं को धन्यवाद दूंगा और विकास के लिए कई योजनाएं कम समय में स्वीकृत करके टेंडर लगवा दी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं विजयपुर सीट पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रामनिवास रावत के भाजपा में शामिल होने की वजह से रिक्त हुई थी। बुधनी और विजयपुर के मतदाताओं के मन में स्थानीय मुद्दे हावी थे, लिहाजा मतदाताओं ने उन्हीं को ध्यान में रखकर इस बार मतदान किया है। बुधनी सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है तो वहीं विजयपुर कांग्रेस की, लेकिन इस बार विजयपुर और बुधनी के समीकरण बदले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने खूब जोर लगाया है, लेकिन जीत किसको मिलेगी ये परिणाम ही तय करेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, बुधनी। अभी हम दूसरे राज्यों की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डिकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। NTPC Green, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, brightening India's tomorrow with green watts. The Institute of Chartered Accountants of India, being the world's largest accounting body, proudly presents before the World Forum of Accountants 2025. Experience 3 days of insightful discussions. Join us at WOFA 2025 from January 31st to February 2nd, 2025 at Yashobhoomi, New Delhi. For more details, visit wofa.icai.org. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में। कम या ज्यादा
आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में, आपके हाथ में। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। किस तरह से वहां पर सियासी रण चल रहा है ये हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के ये विधानसभा चुनाव दलों और नेताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से नेताओं के लिए तो ये चुनाव अस्तित्व का सवाल भी हैं। इसलिए प्रचार में कोई भी दल कमी नहीं छोड़ रहा, चाहे बात महाविकास आघाड़ी की करें या महायुति की। इनके दिग्गज नेता प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार अभियान भी उतना ही तेज होता जा रहा है। महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सभी बड़े नेता प्रचार अभियान में ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने प्रदेश में प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति का मतलब है विकास और आघाड़ी का मतलब है विनाश। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महाराष्ट्र के विकास के लिए महायुति को वोट देने की अपील की। 40 गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। शिवराय के महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार। जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी के रूप में मैं पूछ रहा हूं उनसे, तुम्हारा हिमाचल प्रदेश का मैनिफेस्टो कहां गया? तुम्हारा कर्नाटक का मैनिफेस्टो कहां गया? आज हम ये पूछ रहे हैं और वो जवाब देने में असंभव है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल कल्चर में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता भी प्रचार में जोर लगाते दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने लोगों से झूठे वादे किए हैं, उनके सपने तोड़े हैं, उन्हें ठगा है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी प्रचार के दौरान कहा कि हमारे संविधान में बांटने की भाषा नहीं दी गई है, बल्कि जोड़ने और प्यार की भाषा दी गई है। कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी हुकूमत में आएगी तो हम 2,50,000 नौकरियां जल्दी भर देंगे। ये बंटने की भाषा कभी हमारे संविधान में नहीं है। जोड़ने की और प्यार बांटने की हमेशा भाषा हमारे संविधान ने की है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदेश में अनेक जगहों पर जनसभाएं कर महायुति उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कई जगहों पर प्रचार किया। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राजा, आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो।
हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है। घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर दरभंगा से है। जन स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ी ये खबर है। पीएम मोदी ने दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है, जिसके बाद पूरे उत्तरी बिहार में लोग बहुत ही आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर की स्वास्थ्य सुविधा उन्हें मुहैया हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लोक सेवा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिला वासियों से वादा किया था कि उनके लिए वैश्विक स्तर का स्वास्थ्य इंफ्रा जल्द बनेगा। बुधवार को दरभंगा एम्स की आधारशिला रखते ही अब ये सुनिश्चित हो गया कि दरभंगा और आसपास के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली या पटना के चक्कर नहीं काटने होंगे। आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई, उनमें कभी ठीक से इलाज ही नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। दरभंगा एम्स, जिसकी प्रस्तावित लागत 1264 करोड़ रुपए की है और ये 188 एकड़ में बनकर तैयार होगा। 750 बिस्तरों वाले अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी, आयुष ब्लॉक, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता बीमारी से बचाव से लेकर इलाज तक की है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक आम लोगों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है और 4 करोड़ का इलाज सुनिश्चित हुआ है। गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। प्रधानमंत्री ने दरभंगा में कुल 12,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें स्वास्थ्य इंफ्रा के साथ साथ रेल, रोड और पाइपलाइन गैस से जुड़ी परियोजनाएं शामिल रहीं। सभी योजनाओं का मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना है। विरासत के साथ साथ विकास, यही है प्रधानमंत्री मोदी सरकार का मंत्र। दरभंगा से नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर दिल्ली से है। किस तरह से यहाँ पर जहरीली हवा बनी हुई है, बच्चे परेशान हैं, सब परेशान हैं। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और इसी के साथ इस हमारे खास बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। पिछले कई सप्ताहों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में बना हुआ है।
दिल्ली के कई स्थानों पर कोहरे और धुंध की शक्ल में वायु प्रदूषण की बदतर स्थिति देखी गई। खासकर विभिन्न इलाकों में सुबह के समय कोहरा और स्मॉग ने विजिबिलिटी पर असर डाला। लोगों को फॉग और स्मॉग की मोटी चादर का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी तक पहुंच गया और कई स्थानों पर विजिबिलिटी भी 100 मीटर से कम दर्ज की गई। उधर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, आप सरकार प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार बताती है, लेकिन पंजाब में पराली जलाने की 6000 से अधिक घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए है। दिल्ली फिर से गैस चेंबर बनी हुई है। AQI 600-700 पार है। पंजाब की पराली जिसको रोज गाली देते थे आम आदमी पार्टी वाले, आज 6000 से ज्यादा घटनाएं हुई है पंजाब पराली के जलने की। बायो डिकम्पोजर का क्या हुआ? आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को दोष दिया जा रहा है। दिल्ली के जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, उसके बारे में क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। इस बीच दिल्ली NCR में AQI लेवल बढ़ने के साथ मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अधिकतर मरीज सांस लेने में दिक्कत, खांसी और गहरी सांसों की समस्या से परेशान हैं। वहीं डॉक्टर्स ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि ये वायु प्रदूषण फेफड़े, किडनी और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर रहा है। Most of our patients who are on respiratory medicines, who are on cardiac medications, who are on liver or kidney medications to stay at home. Don't go in the morning walk. Whenever there is sun, go then to walk. Then don't go unnecessary to the markets. If it is really desperate thing to do, then only you go for that thing. वायु गुणवत्ता लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं आयानगर में सबसे अधिक AQI 417 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में 399, नॉर्थ कैंपस में 391, जहांगीरपुरी में 389, सोनिया विहार में 388, पंजाबी बाग में 382, वजीरपुर में 382 और अलीपुर में 379 AQI दर्ज किया गया। बहरहाल वायु प्रदूषण बढ़ने से दिन प्रतिदिन हवा दम घोंटू हो रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।